नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 4 नवंबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, लगभग सभी परीक्षाओं में यह मदद करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहला टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन। तो यह भारत की पहली ट्रेन चलाई गई है, यानी सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन। यानी किससे चलेगी? यह सोलर एनर्जी से। और कहाँ चलाई गई है? प्रश्न बन गया तो केरल में। तो केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत की अपनी तरह की यह पहली सोलर एनर्जी द्वारा चालित यह मिनिएचर ट्रेन है, याद रहेगा। अब और यह मेन कह सकते हैं कि यह अट्रैक्शन किसका होगा? मेन इस पे कह सकते हैं फोकस, द ट्रेन वुड बी एन अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन स्पेशली, यानी बच्चों के लिए आकर्षण का यह केंद्र होगी। यह ट्रेन पूरी तरह से यानी 60 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक हिस्सा थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए मनोरम गंतव्य पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कुल दूरी यानी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर विथ 3 बोगीज, यानी इसमें 3 बोगी देख रहे हैं ना, 1, 2 एंड 3। तो इसमें और अराउंड 45 पीपुल, एक बार में 45 लोग इससे जा सकते हैं। और यह एक सुरंग यानी इट फीचर्स ए फुली ऑक्युपाइड रेल सिस्टम इंक्लूडिंग ए टनल, स्टेशन एंड ए टिकट ऑफिस। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्टेशन हाउस को पारंपरिक शैली में डिजाइन किया गया है, यानी ट्रेडिशनल स्टाइल में इसको डिजाइन किया गया है। और सिस्टम द्वारा उत्पन्न अधिशेष ऊर्जा को केरल राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड में भेजा जाएगा। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। और यह पर्यावरण के अनुकूल कह सकते हैं, पोल्यूशन रहित होगा, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा। 10 करोड़ रुपए की यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, यानी द ₹10 करोड़ प्रोजेक्ट, यानी 60 करोड़ का हिस्सा, इसमें 10 करोड़ रुपए लगे हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा केरला के बारे में, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि केरल कहाँ है। यहाँ पर ये केरल है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जहाँ से कांग्रेस के सांसद हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, शशि थरूर का नाम सुना होगा दोस्तों, यहीं से सांसद हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का चुनाव भी बान की मून के खिलाफ लड़ चुके हैं। कई देशों में यह सेवाएं दे चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहे हुए हैं। तो ध्यान रखें, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, द सेल फोन, टाइगर, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। तो इनका भी एक डाटा एक बना लीजिए। सारी पुस्तकें बहुत चर्चा में थे, अपनी वाइफ के हत्या के केस में फंसे हुए थे। तो इस तरह से अभी भी नाम चलता ही रहता है। सुनंदा पुष्कर का नाम सुना हो दोस्तों। तो इस तरह से राजनीति के घेरे में रहते हैं ये। तो तिरुवनंतपुरम याद हो जाएगा। अब देखिए, हमारा बताने के पीछे यही कारण है कि आपको याद हो जाए। अब गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन है। और केरला का हेडक्वार्टर हाई कोर्ट जो है एर्नाकुलम है। अक्सर लोग तिरुवनंतपुरम मार देते हैं, लेकिन एर्नाकुलम है, ध्यान रखेंगे कोची। तो ये चारों पॉइंट। और यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व अगस्थमलाई चोटी भी है दोस्तों, यह पीक भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसे यूनेस्को की लिस्ट में इसे भी डाल दिया गया है। और दोस्तों, नीलगिरी तो जैसा जानते ही होंगे, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में फैली हुई है। KKT, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और नीलगिरी में ही एक विशेष जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने निश्चित रूप से, टोडा ट्राइब, याद हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 140 असेंबली सीट है, विधानसभा सीटें। ध्यान रखेंगे, विधानसभा और लोकसभा अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि मैं बता चुका हूं, जैसे आर्टिकल 168 में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसमें राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद होता है, उसी तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो यहाँ पर
देख सकते हैं एक सदनी व्यवस्था है, तो यहाँ 140 और एक एंग्लो इंडियन। इसी तरह से लोकसभा सीटें 21 हैं टोटल, यानी 20 प्लस एक एंग्लो इंडियन। यानी आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता है। इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 9 सीटें हैं। तो यह इस तरह से हिंदी में दिया हुआ है। और दोस्तों, केरल में मोनाजाइट थोरियम का निक्षेप विश्व में सबसे अधिक है। मोनाजाइट बालू के कण में थोरियम पाया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आईआईटी मद्रास डेवलप्ड आईआईटीएम कोविड गेम। यानी सीधे पूछ लेगा कि यह कोविड-19 गेम जो तैयार किया गया है उसका नाम क्या है? तो आईआईटीएम कोविड गेम। फिर किसने तैयार किया है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। तो आईआईटी मद्रास या चेन्नई कह सकते हैं, ने विकसित किया है। और यह बच्चों के बीच कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए आईआईटी कोविड गेम विकसित किया गया है। और यह गेम एक ब्राउजर आधारित क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी डिवाइस पर खोला जा सकता है। यहां पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। और देयर इज ये 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, यानी भारत की 12 भाषाओं में इसको, जैसे तमिल है, उड़िया है, कन्नड़ा है, मराठी है, तेलुगु है, संस्कृत है, हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमीज, पंजाबी, मलयालम। तो यह 12 भाषाओं में यह बनाया गया है गेम दोस्तों। और ध्यान रखेंगे यह गेम आईआईटीएम वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध है। और यह खेल का एक ऐसा चरित्र है, कह सकते हैं, चीज़ों का सामना करना, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना। जैसे आप कहीं से आ रहे हो तो पहले हैंड वॉश करो, मास्क लगाए रखो, जो बाहर निकलते हो तो मास्क लगा के चलो। तो इन सब में अवेयरनेस फैलाएगा ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसमें जैसे अदर्स गेम में द कोरोना फाइटर्स अवेयरनेस वीडियो गेम, यह दिस वेब बेस्ड गेम वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर। ये भी पूछ लेगा किसने इसको? तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री हैं। खेल को मास्क का उपयोग करने के लिए गेम डिजाइन किया गया है। और विश्व का पहला, अगर बात की जाए तो दुनिया का पहला कोविड-19 गेम हर्टफोर्डशायर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रिचर्ड विस्मैन द्वारा शुरू किया गया था। और गेम का जो टाइटल है वह है कैन यू सेव द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में दोस्तों। प्रेसिडेंट ऑफ आईपीयू फॉर 2020-2023, यानी 2020 से 2023 के लिए आईपीयू, इसका क्या मतलब हुआ? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीता है। और वो कौन जीते हैं? आप यहां पर पिक्चर देख सकते हैं। ये कौन है? पुर्तगाल के सांसद हैं डुआर्टे पाचेको। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो डुआर्टे पाचेको का जो कार्यकाल होगा, इनका टेन्योर होगा, वह 2020 से 2023 का होगा। और यह आईपीयू के 30वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति क्या? अध्यक्ष, इसको लिख दीजिए। हाँ, ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। और 2020 में कार्यकाल पूरा हो रहा है किसका? यह जो है मैक्सिकन, यानी मैक्सिको के सांसद गैब्रिएला क्यूवास बैरोन के बाद यह शपथ ग्रहण करेंगे। 4 देशों के उम्मीदवार चुनाव की दौड़ में थे, जिसमें से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के मोहम्मद संजरानी, उज्बेकिस्तान के अकमल सैदो और कनाडा के पाकिस्तानी मूल के सलमा अताउल्लाह भी थे। अब थोड़ा सा आईपीयू के बारे में जान लीजिए। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इज बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? बर्न है। और ये फाउंडेड इन 1889। ध्यान रखेंगे, इसमें 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यानी इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ 179 कंट्रीज। अब बढ़ते हैं मालाबार 220, यानी आजकल भारत चीन और पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में यह मालाबार जो एक्सरसाइज है, इसका पहला चरण स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और वो भी कहां? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। और दोस्तों, इस बार बहुत
बड़ी बात है, यानी कह सकते हैं कि कूटनीतिक, हम डिप्लोमेसिक जो हमारी पॉलिसी है बहुत सक्सेस हो रही है और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह अभ्यास पहले क्या था, भारत, जापान और यूएसए की नौसेनाओं के बीच यह वार्षिक अभ्यास था दोस्तों। 1992 में यह स्टार्ट हुआ था। किसके किसके बीच? इंडिया एंड अमेरिका के बीच। फिर उसके बाद 2015 में जापान शामिल हुआ। इवन 2007 में ऑस्ट्रेलिया की बात की गई थी, लेकिन चीन ने मना कर दिया था। लेकिन आज चीन अपनी प्रतिष्ठा खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन से लोग कतराने लगे हैं संबंध स्थापित करने के लिए, जैसा कि आज भारत से लोग बाहें फैलाए खड़े हैं भारत से संबंध कायम करने के लिए। ऐसे में भारत एक तरह से देखा जाए तो कूटनीतिक दांव खेला है और ऑस्ट्रेलिया इस बार के मालाबार नौसैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं, बताया आपको यह अभ्यास कहां, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, याद हो जाएगा दोस्तों। तो इस बार क्या है, यह इसमें महत्वपूर्ण है कि क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों इंडो पैसिफिक लोकतंत्र के बीच गहरे विश्वास को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों दूसरा चरण भी इसी माह के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, आज आप लोग देख रहे होंगे, लगातार न्यूज में चल रहा होगा, बहुत ही सुंदर, जैसे एकदम T20 जैसे IPL मैच की तरह है कि कौन जीतेगा, बाइडेन जीतेंगे या जो है कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। दोनों अपने वादे इरादे कर रहे हैं कि हम तो जीत का सेहरा हमारे ही सर बनेगा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पीछे दोस्तों ये 270 का चक्कर क्या है, सीधे आपसे प्रश्न पूछ लेगा। जैसे हमारे यहाँ का जादुई आंकड़ा क्या है, 272। अगर कोई पार्टी हमारे देश में 272 का आंकड़ा पार कर लेती है तो वह सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाती है। उसी तरह से यहां भी आंकड़ा क्या है, 270 का है। तो आप लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा जरूर कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पीछे 270 का क्या चक्कर है। तो यह एक जादुई संख्या है, यह एक गणितीय खेल है, कह सकते हैं यह, इसमें कि यह कह सकते हैं मैथमेटिकल गेम है दैट डिसाइड एज द इलेक्टोरेट who will sit in the White House for the next 4 year। यानी यही आंकड़ा जो पार करेगा वही अगले 4 साल के लिए व्हाइट हाउस में बैठने का भागीदारी होगा। तो निर्वाचक मंडल के महत्व पर जाएं तो इसका महत्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2016 में याद हो तो हिलेरी क्लिंटन चुनाव लड़ी थी। 29 यानी 29 लाख से अधिक मत मिले थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गई। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप विजयी रहे थे क्योंकि अमेरिकी संविधान में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो निर्वाचक मंडल रूपी व्यवस्था में आंकड़ों में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। ये जो जादुई आंकड़ा है वह ट्रंप पा चुके थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल में कम से कम 270 सीटें होना अनिवार्य है। 270 मत प्राप्त करना अनिवार्य है। यह देश के 50, टोटल कितने स्टेट हैं दोस्तों, 50 स्टेट हैं, जिसमें से 538, अब जैसे अपने यहां कितना है 545 है ना, 545, अमेरिका में 535 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में जो 270 पाएगा वही चुन करके आएगा। समझ में आई बात। तो इस जादुई आंकड़ा में कि सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया राज्य में सर्वाधिक 55, जो जैसे कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, टेक्सास है, ये सब निर्णायक होते हैं। और देखिए तो यहां पर जैसे फ्लोरिडा में ऐसा माना जाता है कि जो फ्लोरिडा प्रांत जीतता है वही राष्ट्रपति होता है। तो इस बार फिर देखिए, अभी मैं दोपहर तक का जो आंकड़े देख रहा था तो उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा का भी चुनाव जीत चुके हैं। तो फ्लोरिडा में 29 निर्वाचक मंडल हैं, वहीं टेक्सास में 38, टेक्सास, उसी तरह से जैसे ओहियो प्रांत में 18 है, जॉर्जिया और मिशिगन यूनिवर्सिटी है, मिशिगन झील भी है, नॉर्थ कैरोलिना में 15 हैं, मिशिगन में 16 हैं, जॉर्जिया में 16 हैं और पेंसिल्वेनिया तथा इलिनॉयस से याद रखिएगा बराक हुसैन ओबामा हुआ करते थे, तो यहाँ 20-20 मत हैं। तो इस तरह से यह जो जीत कर आएगा वही उसी के सर सेहरा बंधेगा। तो ऐसा अब देखते हैं, अब यही ध्यान रखिएगा, इसमें मेन यही
270 याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। जेम्स बॉन्ड का नाम तो सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, 007, या हमारे यहाँ जैसे भारतीय क्रिकेटर अब संन्यास ले लिए हैं, महेंद्र सिंह धोनी की टी शर्ट में जर्सी क्या है, 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं ना वो, तो इसी तरह 7 उनका बड़ा मतलब लकी नंबर है। तो इसी तरह से 007 बॉन्ड जेम्स बॉन्ड का नंबर है। अक्सर लोग अपनी गाड़ियों का भी नंबर 007 रखते हैं। तो स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी, जिन्हें जेम्स बॉन्ड के अपने चरित्र के लिए जाना जाता था दोस्तों, वह उनका निधन हो गया, पास्ड अवे, निधन हो गया है। ये ध्यान रखेंगे कहाँ के थे, स्कॉटिश फिल्म के लीजेंड कॉनरी। अंतरराष्ट्रीय स्टारडम को सुसाइड और प्रसिद्ध ब्रिटिश एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में शूट किया और 4 दशकों के लिए सिल्वर स्क्रीन पर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कॉनरी को पहले ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में याद किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह पर्सनालिटी है, बस सीधे आपसे पूछ लेगा किस जगह से है या कौन सा कैरेक्टर निभा, सीधे प्रश्न आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे जो व्यक्तित्व हमारे देश के हैं, राजीव जलोटा। तो इन्हें यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने केंद्रीय प्रतिनियुक्त के लिए आदेश जारी कर दिया। तो बस ये नाम याद रखिएगा। पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद यानी रिटायर होने के बाद अब यह पद खाली था, जिसकी जगह राजीव जलोटा साहब आ गए। तो ये फैक्ट है। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है कि वर्तमान में पहले माल और सेवा कर यानी जीएसटी आयुक्त हैं जलोटा, जो वर्तमान में राज्य सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं ये भी, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में दोस्तों। आज है आरबीआई इम्पोजेस मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन डीसीबी बैंक फॉर रूल वायलेशंस, यानी नियमों का उल्लंघन किया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां बताया हूं दोस्तों, मुंबई में। तो इम्पोज मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन डीसीबी बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक फॉर वेरियस रूल वायलेशन, यानी बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है। और यह जुर्माना कितने का लगाया है, डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, वहीं 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है किस पे, जियो पे। ध्यान रखेंगे, यहां पर देख रहे हैं ना, जियो पेमेंट के मामले में आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत धारा 35B के तहत प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति के मामले में समय पर आवेदन जमा करने पर आरबीआई निर्देशों का पालन न करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो ये सीधे सीधे ध्यान रखिएगा किस पर लगाया गया है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में दोस्तों। यह आप पुस्तक देख रहे हैं, यह तमल बंदोपाध्याय की पुस्तक है, पांडमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, सीधे आ जाएगा। यह पुस्तक 9 नवंबर 2020 को रिलीज होने वाली है और यह पुस्तक रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता यानी इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं चैलेंजेस जो है, चुनौतियां हैं, उनके बारे में यह दर्शाती है। यहां पर ये पॉइंट दोनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 280 यानी वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। सीधे आ जाएगा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 280 में भारत का एक वित्त आयोग होगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और यह संविधान के किस पार्ट में है, सीधे दे देगा 10, 12, 14, तो 12वें भाग में आएगा। और आर्टिकल 281 में क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी कह सकते हैं कि वित्त आयोग की अनुशंसाएं, इसीलिए 280, 281 एक साथ ही हम लोग बोलते हैं। और वित्त आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी इन फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर और हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, उसको कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। जैसे आप लोग देखिए, ये जो 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है, कौन सा 15th है, तो ये 2020 से 25 था ना, तो 2020 से 25 था, अब इसको बढ़ा करके 1 साल और कर दिया गया, 21 से 26 कर दिया गया।
क्यों कर दिया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद थोड़ी समस्याएं आ रही थी, जिसकी वजह से 1 साल इसको बढ़ा दिया गया। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल किसके तहत तय होता है? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को यानी जो चेयरमैन है एंड मेंबर को फिर से यानी रीअपॉइंटेड किया जा सकता है। और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? जज ऑफ हाई कोर्ट आर ए पर्सन क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, यानी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो और स्पेशल नॉलेज ऑफ इंडियाज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैटर्स, यानी भारत के लेखा व वित्त मामलों का ज्ञानी हो, उसी को ही तो बनाया जा सकता है। एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय मामलों का उसके पास अनुभव हो और अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी तरह से संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। याद रखें किसके पास है? लास्ट पार्लियामेंट। और वित्त आयोग का जो कार्य है एवं संघ क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे संबंधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत की संचित निधि में राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड है सेंटर टू स्टेट में जो कैसे वितरण होगा, यह सब वित्त आयोग की रिपोर्ट में दिया जाता है। इसीलिए वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपता है? भारत के प्रेसिडेंट को सौंपता है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी। और जो वर्तमान जो 15वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में। और श्री एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों इससे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी साहब थे। तो ये सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अब हम लोग आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि तहलका मचाए हुए हैं। सब लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जैसे ही आप लोगों के पास YouTube पे यह जाता है, आप तपाक से उत्तर देते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। आज उत्तर देने वालों में ज्ञान रंजन साहू, राफत प्रवीण, सुशील सिंह, ऋषि, दीप बराज, आयूब हसन खान, हितेश स्वामी, विक्की, अनमोल सेन, मुकेश कुमार शर्मा जी, सूरज उपाध्याय, सारा आनंद काफी दिन बाद आई हैं, राफत प्रवीण, एकता पटेल, प्रेरणा वर्मा, सुदीक्षा, इतने लोगों ने तेजी से उत्तर देने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ लोग थोड़ा लेट दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बहुत पहले उत्तर देने का प्रयास किए हैं। अजीज अंसारी जी थोड़ा लेट दिए हैं लेकिन दिए हैं। अखिलेश कुमार मौर्य जी भी बहुत पहले उत्तर दे दिए थे। शिल्पी मिश्रा जी भी थोड़ा लेट आंसर दिए हैं और संतोष कुशवाहा जी भी लगातार उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह से आइए अब आज के सेक्शन में हम चलते हैं। आप लोगों के कोई नहीं, सब लोग आंसर दीजिए, चाहे छूट भी जाए ये मत सोचा करिए कि मैं पहले नहीं दे पाया। यहां पर जरूरी है आप लोगों को इस आंसर को देना। आपको याद रहेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे या ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हमने यह उत्तर दिया था। अब देखिए कई लोगों ने तूतीकोरिन को आंध्र प्रदेश बताया। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु में है। ओवी चिदंबर नार नाम हो गया है इसका। आइए अब पहले क्वेश्चन में आज हम लोग आते हैं। भारत में पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन, यानी इन विच स्टेट वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन इन इंडिया? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश। इसमें से क्या उत्तर होगा? नेक्स्ट है, किस संस्थान के बच्चों के बीच कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? किस संस्थान ने विकसित किया, यानी विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड IITM कोविड गेम टू रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वायरस अमॉन्ग चिल्ड्रन? IIT चेन्नई या मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है, अंतर संसदीय यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? कहां है इसका मुख्यालय? जिनेवा, वाशिंगटन डीसी या ब्रुसेल्स या इटली? अगला है, मालाबार अभ्यास में पहली बार कौन सा देश शामिल हो रहा है?
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम, इन चारों में से उत्तर देना है। नेक्स्ट है अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने मतों की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी वोट्स डज ए कैंडिडेट नीड टू हैव एट लीस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? 260, 260, 270, 275 या 280? नेक्स्ट है स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी, जिन्हें फिल्म जगत में किस चरित्र के लिए जाना जाता है, का निधन हो गया है? जेम्स बॉन्ड, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, सुपरमैन? अगला है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेहता, राजीव जलोटा, गौतम गांधी या गिरीश सक्सेना? नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच पेमेंट्स बैंक फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स? जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? नेक्स्ट है पांडमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन ए बुक टाइटल पांडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी? अमिताभ घोष ने, तमाल बंदोपाध्याय ने या विक्रम सेठ ने या रघुराम राजन ने? इन्हीं में से आपको उत्तर देना है। और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 279, 280, 284 या 286? इसी में से आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।